नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। पाकिस्तान से जूझ रहे भारत के लिए बांग्लादेश की सीमा पर भी एक नया मोर्चा खुलने जा रहा है। भारत ने अलग अलग शहरों में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की है। भारत सरकार की ओर से इन अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बांग्लादेश के मिलिट्री ऑपरेशन निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद नजीमुद्दौला ने कहा है कि भारत की इस कार्रवाई को बांग्लादेश स्वीकार नहीं करता है और जरूरत पड़ने पर सेना कदम उठाने के लिए तैयार है। अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजे जाने की कार्रवाई को ढाका ने धकेलना कहा है। पाकिस्तान भी ऐसा ही करता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने देखा कि पाकिस्तान युद्धकाल में अपने देश के नागरिकों को वापस नहीं आने दे रहा था। दोनों देश भारत में तेजी से घुसपैठ कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। दोनों ही देशों में हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में तो मुहाजिरों ने भारत से अपील की है कि उनके साथ हो रहे दोयम दर्जे के व्यवहार को लेकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों में आवाज उठाए। ये मुहाजिर वही मुसलमान हैं जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान भारत से गए मुसलमानों को सम्मान नहीं देता है। सरकारी नौकरियों और सेना तक में भर्ती के दौरान उन्हें संदेह की नज़र से देखता है। पीएम मोदी ने बलूचिस्तान का मुद्दा जोर शोर से उठाया तो मुहाजिरों की भी उम्मीद जग गई। पाकिस्तान के निर्वासित नेता और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के फाउंडर अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। अल्ताफ का कहना है कि मुहाजिरों का दशकों से उत्पीड़न सहना पड़ रहा है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर, आतंकवाद, सिंधु जल विवाद और ट्रेड जैसे तमाम मुद्दों को बातचीत से सुलझाने की इच्छा जताई है, जबकि भारत ने पहले ही कह दिया है कि पाकिस्तान से बात अब केवल पीओके को लेकर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। भारत जानता है कि पाकिस्तान जब भी बातचीत के टेबल पर आता है, शांति की चादर के नीचे आतंक की तलवार छिपाए रखता है। पाकिस्तान की हर शांति पहल के बाद भारत को दर्द ही मिला है। अब खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी फिर से सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के मोर्चे को एक साथ संभाल सकेगा? क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश की सेना भी सरकार पर हावी हो रही है? क्या भारत को सिंध, बलूच और मुहाजिरों की आवाज उठानी चाहिए? क्या इस बार भी पाकिस्तान बातचीत के प्रस्ताव के साथ आतंकी साजिश कर सकता है? क्या भारत को पीओके के अलावा किसी मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए? ये तमाम अहम सवाल हैं जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। बहुत अहम मुद्दा जिसमें हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट नीरज राय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा धीरज सिंह जी हैं, निषाद पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ लगातार इस चर्चा में रहेंगे और इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। नीरज जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नीरज जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और धीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नीरज जी, क्या भारत को पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा करने वाले समूहों का समर्थन करना चाहिए? क्या इसे भी दुश्मन देश के खिलाफ कूटनीति के रूप में नहीं देखा जा सकता? देखिए, वर्तमान की जो स्थिति, हमारे हालात जो देश में चल रहे हैं, इसमें अपने देश को ही सुरक्षित और संरक्षित करके चलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर क्या चीजें हो रही है या भारत की कूटनीतिक चीजें हो सकती है, इस पर तो कोई बोल भी नहीं सकता है। अगर भारत वहां भी नहीं सकता है, अगर भारत वहां पे न समर्थन करे तभी कहीं ना कहीं से भारत का नाम आएगा जी। लेकिन आज जो मुख्य विषय आपका चल रहा है बांग्लादेशियों को वापसी करने का, बांग्लादेशी जो घुसपैठियां हैं हमारे यहाँ के देश से जाए यहाँ से, यह पूरी की पूरी समस्या केवल अगर देखा जाए तो भारत के सीमावर्ती जितने भी प्रदेश देश हैं उन भारत के पर कहीं ना कहीं उंगली उठा रहा है। रही बात बांग्लादेशियों की, तो आपको याद होगा। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे, बोलिए नीरज जी। लेकिन 100 से 125 ही घुसपैठी शेख हसीना उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने लिया था, उसके बाद रोक दिया था कि अब इससे ज्यादा में एक भी घुसपैठी अपने देश में नहीं लेंगे। उसके बाद ये देखा गया
कि एक बार भी घुसपैठियों को बाहर भेजने की बात ही नहीं हो रही थी। और अब तक केवल चुनाव जब आते हैं तब घुसपैठ की बात होती है, क्योंकि यह एक इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता है। यह सिर्फ देश की बात नहीं होती, इंटरनेशनल इसलिए होता है कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष से यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को आपसी सहमति करके ही भेजने की बात होती है। तो अब यह सिर्फ राजनीतिक मामला चलता है। दूर जाना प्यास से मरना भी छोड़ दीजिए। उत्तराखंड में देखिए, लगभग सुनने में आया है कि 350 से ऊपर जो भारत के गांव हैं, वहां पे नेपाल के रेडियो स्टेशन भारत विरोधी गाना बजा रहे हैं। उस पर भी हमारी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो आखिरकार हमारे पड़ोस में कौन सा देश ऐसा है जो भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए भारत को प्रेरित कर रहा हो? जी ठीक है। धीरज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? धीरज जी, धीरज जी, धीरज जी, भारत सरकार बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को वापस भेज रही है। धीरज जी, हेलो। धीरज जी, आपको मेरी आवाज आ रही ना? जी सर, धीरज सिंह। बिल्कुल धीरज जी, भारत सरकार बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को वापस भेज रही है, आपको पता है। इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? धीरज जी, आपको मेरी आवाज, हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी सर जी। धीरज जी, धीरज जी, जी, धीरज सिंह। भारत सरकार बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को वापस भेज रही है, आपको पता होना चाहिए। इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है धीरज भाई? डिबेट में पहली बार जुड़ा हुआ हूँ। मैं सभी अपने साथियों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। और मैं निषाद पार्टी से हूँ। जी जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलते रहिए आप। डॉक्टर संजय निषाद जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री हैं, और उनकी निर्देशिका उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश निषाद हम लोग जो है निषाद पार्टी, इसलिए हम लोग तत्पर जो है निषाद पार्टी के निर्देशानुसार पे, माननीय डॉक्टर संजय जी के निर्देशानुसार पे हम लोग पूरे भारत में पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, धीरज जी, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। चंद्रभूषण जी हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा। और सैयद इकबाल साहब हैं कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। चंद्रभूषण जी, खुफिया रिपोर्ट आ रही है कि जैश ए मोहम्मद घाटी में एक बार फिर सक्रिय हो रहा है, तेजी से उसकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। क्या सरकार इस तरीके की घटनाओं से निपटने के लिए अपने आप को तैयार समझती है? देखिए, सरकार पिछली भी घटनाओं या जो अभी आने वाले संकेत आप बता रहे हैं या खुफिया सूत्र बता रहे हैं, तो वो सरकार के सिस्टम में काम कर रहे हैं। और इस बार सरकार कहीं भी चूकने वाली नहीं और किसी पर भी विश्वास करने वाली नहीं। जो कुछ भी हुआ पिछले समय पे हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और अब सरकार के साथ साथ जनता को और वहां घाटी के लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है कि आपके साथ धोखा करने वाले कौन लोग हैं जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए सरकार के साथ साथ जितनी भी फोर्सेज हैं उन सबको भी सतर्क रहने की जरूरत है। जी ठीक है। सैयद इकबाल साहब, 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशियों को भारत में पनाह देकर जनसंख्या विस्फोट किया था। उस समय सरकार ने अलग बांग्लादेश बनने के बाद ये जो आके बस गए थे इनको वापस क्यों नहीं भेजा? और उसके बाद से ही तो स्थितियां खराब होती चली जा रही हैं। भाई, आयरन लेडी जो देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े, पाकिस्तान को ये बता दिया था, समझा दिया था कि तुम अगर अपनी आंखें लाल करोगे तो दोनों आंखों से तुम्हारे हम आंखें छीन लेंगे। और एक आंख उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। आज 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 पाकिस्तान जो कमजोर हुआ वो इंदिरा जी की देन है। और आज मौका मिला था हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि पाकिस्तान के दो टुकड़े फिर होते, लेकिन अमेरिका के कहने पे सीज़फायर कर दिया गया। और हमारे देश की 26-28 महिलाओं, जो हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उसका ये बदला लेने का मौका था। पाकिस्तान को नस्त-नाबूद करने का मौका था। पाकिस्तान को कहीं नक्शे से मिटा देने का मौका था।
उस मौके को हमारे प्रधानमंत्री जी ने छोड़ दिया। आज देश इंदिरा जी को इसीलिए याद कर रहा है कि अगर इंदिरा जी होती या इंदिरा जी की तरह कोई प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान देश के नक्शे से गायब हो जाता। जी, जहां ठीक है। तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश इतना मजबूत नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के सामने खड़ा होकर बात कर सके। जो घुसपैठियों की बात हो रही है, तो घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए। घुसपैठियों की पहचान करके जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में उनको शामिल करेंगे, जो बाहर के उनको भेज दीजिए। ये तो कानून है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं आए। लेकिन अब मसला क्या है कि बीजेपी को चुनाव के वक्त इसलिए याद आता है क्योंकि अब बिहार और आसाम का चुनाव आ गया। अब बिहार और आसाम के चुनाव को लेके अब ये प्रोपगंडा फैलाया जाएगा क्योंकि लोग नाराज हैं। लोग ठीक है। नाराज हैं इनके कारनामों से, इनके काम करने से। तो नाराजगी को दूर करने के लिए अब एक नया प्रोपगंडा फैला के घुसपैठियों को निकालना है, नया माहौल बनाना है। ठीक। और हमको फिर हमको सरकार बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। ठीक है, ठीक है। धीरज भाई, आप सहमत हो बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है, इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है, बहुत तेजी से वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आप सहमत हो धीरज भाई? धीरज जी, धीरज जी, धीरज, नीरज जी आपके पास आऊंगा। नीरज जी आपके पास आऊंगा। धीरज को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या? ठीक है नीरज जी, चलिए ठीक है, ठीक है नीरज जी। नीरज जी, ये जो स्टैंड लिया है केंद्र सरकार ने, ये मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए इसलिए भी बेहतर है कि हम लोग देखते हैं कि लगातार जितने भी आतंकी संगठन हैं उनका कहीं ना कहीं से एक इन्वॉल्वमेंट भी मिलता है, इस तरीके से अपराधियों का भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है। और दूसरा जो जनसंख्या विस्फोट हुआ उसमें भी बहुत बड़ा रोल बांग्लादेशियों का है। तो ऐसे में आपकी राय जानना चाहूंगा, सरकार जो कर रही क्या ठीक कर रही? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है आलोक भाई। मैं आपको विगत 6-7 साल पीछे ले जाना चाहूंगा, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआरसी कराने की बातें सामने आई, एनआरसी के दायरे में आएंगे और उनको बाहर फेंका जाएगा। उस समय यह भी देखा गया था कि भाजपा की तरफ से जो सरकार थी साफ साफ बोलती थी कि 40 लाख मुस्लिम है, 40 लाख मुस्लिम है। जब एनआरसी कराया जाता है तो उसमें से टोटल 19 लाख लोग निकल के आते हैं, जिसमें कि 12,65,000 सिर्फ हिंदू थे। और सबसे मजे की बात तो ये रही कि वहां त्रिपुरा के जो सीएम थे उस समय विप्लव देव, वह भी 71 के बाद से हिंदुस्तान में आए हुए थे। लगभग 1600 करोड़ रुपया हमारे देश का खर्च हुआ एनआरसी के मामले में, और एकाएक आनंद में व्यवस्था को बंद कर दिया गया। लेकिन अब फिर जब चुनाव आ गया है, आपको देख रहे हैं कि भाई भाजपा जो भारत की सरकार यह बताए देश को कि किस प्रावधान के तहत यहाँ से घुसपैठियों को भेजेगी। क्या बांग्लादेश की सरकार इनको लेने को तैयार है? अगर नहीं लेने को तैयार है तो इंटरनेशनल फोरम पर भारत ने क्या क्या काम करा है? अगर यह भारत कहता है, भारत की सरकार कहती है कि मैं उनको उठाकर फेंक दूंगा, तो इंटरनेशनल रूल के हिसाब से आप बिना किसी से बात किए उठा के फेंक नहीं सकते आलोक भाई, और न ही डंप कर सकते हैं ले जाकर इसे सीमा पर। अगर डंप करते हैं और न ही मानवाधिकार को देखते हुए न ही आप गोली मार सकते हैं। तो अब बताइए कि भारत की सरकार कौन सा नियम का पालन करते हुए घुसपैठियों को बाहर भेजने की बात कर रही है? मैं नहीं, देश जानता है कि घुसपैठी केवल बंगाल और आसाम त्रिपुरा में नहीं, पूरे देश में बांग्लादेशी फैले हुए हैं। जितने भी जिन शहरों में महानगरों में कूड़ा उठाने वाले लोग हैं वो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं। और रोहिंग्या भी 2014 के बाद से आए हैं, इस पर डाटा उठा के रिकॉर्ड देखा जाए। लेकिन बात वहीं पर आके रुक जाती है कि जिस तरह से 1600 करोड़ रुपया खर्च हुआ या फिर 1600 करोड़ रुपया खर्च होगा, अगर वो 1600 करोड़ रुपया भारत की सरकार के घर का नहीं था, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का था, हिंदुस्तान के आम जनमानस का था, और अब होगा तो केवल सरकार बनाने के लिए होगा या अस्थायी निदान होगा, इस पर पहले देश को आश्वस्त करने की आवश्यकता है, न कि चुनावी प्रोपेगेंडा फैलाने की। ठीक है, ठीक है। धीरज जी, धीरज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक ठीक है। धीरज जी हमारे साथ है नहीं, चंद्रभूषण जी के पास चलेंगे। चंद्रभूषण जी, भारत की एनडीए सरकार के लिए शेख हसीना जी ज़्यादा उपयुक्त थी। हम लोगों ने देखा कि उनके कार्यकाल में इस तरीके से वहाँ पर ना तो हिंदू विरोधी गतिविधियाँ होती थी, ना ही हिंदुओं के साथ ऊपर अत्याचार होते थे। तो क्या हम लोगों को ये प्रयास नहीं करना चाहिए, कूटनीतिक प्रयास नहीं करना चाहिए कि शेख हसीना की वापसी हो? क्योंकि वहाँ पर भी अब आवाज़ उठने लगी है, सेना की तरफ से आवाज़ उठने लगी है, वहाँ की सरकार को दबाया जा रहा है। ऐसे में भारत का जो कूटनीतिक प्रयास है वो क्या होना चाहिए?
चंद्रभूषण जी। देखिए, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और वहाँ जो गतिविधियां हुई पिछले 6 महीनों से, और जिस तरह वहाँ की अंतरिम सरकार बनी और उसने बांग्लादेश को न संभाल पाई, न वहाँ की कानून व्यवस्था पर ध्यान दे पाई, और न वो किस कारण से वहाँ पर शेख हसीना जी को हटाया गया था और उसके बाद ये आए थे, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए, भारत हमेशा अपने पड़ोसियों पर नजर रखे हुए है, और आपने एक बात कही कि भारत को वहां पर शेख हसीना जी को लाने या स्थापित करने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। देखिए, भारत कहीं किसी देश में दखल अंदाजी नहीं करता है, अपनी भारत की एक राष्ट्रीय पॉलिसी है, नीति है, उसके तहत काम करता है। लेकिन जो हमारे देश का विषय है, बांग्लादेशी जो भारत में आए हुए हैं उनको वापस भेजना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और वो सही तरीके से रिपोर्ट किए जाए। आपने अमेरिका का उदाहरण देखा होगा, हमारे यहाँ के लोग चिल्ला रहे थे किस तरह से भारतीयों को वहां से, भाई इलीगल माइग्रेशन क्यों होनी चाहिए? इलीगल इस देश में वो लोग जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्होंने उन्हीं का वोटर बनवाया, उनको वोट बैंक की तरह उन बांग्लादेशियों को उपयोग करने वाली ये राजनीतिक पार्टियां इस देश के साथ गद्दारी कर रही हैं। उनको यहाँ पर ये समझना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं मानवाधिकार का, उसके बाद करते हैं और चीजों का। अरे भारत कोई धर्मशाला है क्या? भारत एक हिंदू संस्कृति का देश है, वो सबके साथ सबको समाहित करता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी मूल लोगों के हितों का अनहित किया जाए, उनकी चीजों को लिया जाए, वहां अतिक्रमण किया जाए। आज जो ये विपक्ष की पार्टियां इन सब मुद्दों को लेकर मानवाधिकार की बात कर रही हैं और बातें कर रही हैं, ये सरासर इस देश के साथ धोखा और गद्दारी है। बांग्लादेश के जो रोहिंग्या हैं उनको सरकार जो निर्णय ली है, सरकार के निर्णय के साथ उनको बाहर करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। सैयद इकबाल साहब, पाकिस्तान में मुहाजिरों की आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जाता, आपको भी पता है वहां पर। नहीं आलोक भाई, देखिए इस तरह से अवॉइड मत करिए, हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी जी नीरज जी, जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए नीरज जी। भूषण भाई की पूरी बातें से मैं सहमत हूँ, लेकिन यह भी तो बताएं कि जो पिछली बार एनआरसी जब शुरू हुआ था, बंद कर दिया गया था, 1600 करोड़ रुपया भारत का खर्चा हुआ था, क्या विपक्ष ने खत्म कराया था? आलोक भाई, एक आपकी भी बातें हैं, आपने कहा कि शेख हसीना के समय हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होता था, यह डाटा आपका गलत है। कार्ड उठाकर देखिए, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। 2021 में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव के दौरान मथुरा समुदाय को वहां पे रिझाने गए थे, और जहां पर ये रुके थे उसके 2 किलोमीटर के ही रेडियस में देखा गया कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण, मंदिरों में विस्फोट, तमाम चीजें हुई। प्रधानमंत्री जी 2 दिन रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन जो ही भारत आते हैं यहाँ से एक लेटर जारी किया जाता है। तब कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में नया हो रहा है? नहीं, शेख हसीना के भी समय में हुआ, और भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। 1600 करोड़ रुपया से 6 साल पहले खर्चा हुआ ना, विप्लव देव बांग्लादेशी निकले कि नहीं निकले? 71 के बाद ही आए थे कि नहीं? इस पर भी तो चंद्रभूषण भाई जवाब दे हमको। जी ठीक है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। सैयद इकबाल साहब, आपके पास आऊँगा। सैयद इकबाल साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान में मुहाजिरों को आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है, वो जुर्म सहते रहते, आवाज़ नहीं उठा सकते। उनकी तरफ से आवाज़ आई कि भारत हमारी बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए। इसके लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड होना चाहिए? कांग्रेस को सरकार पर, क्योंकि सरकार की कमियां तो आप निकालने पे बिल्कुल माहिर हैं, कुछ भी होता है सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या स्टैंड होना चाहिए? भाई हम बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, बीजेपी सरकार से, कि देश में मणिपुर भी है, मणिपुर हमारा ही हिस्सा है ना, हमारा स्टेट है, हमारा प्रदेश है। मणिपुर 2 साल से जल रहा है, 2 साल से जल रहा है। तमाम सिंदूर लोगों का उजड़ रहा है, तमाम माँ बहनें मारी जा रही हैं, नंगी की जा रही हैं, नग्न टहलाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर का माँ बोलने को तैयार नहीं है, एक बार भी मणिपुर जाने को तैयार नहीं है। वहीं राहुल गांधी जी मणिपुर जाके लोगों का सीने से लगाते हैं, उनकी आंखों को पूछते हैं। क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? हम अगर विदेश की पहले बात करते हैं तो पहले अपने देश की बात करना होगा, पहले हम अपने लोगों को बचाने की बात करना होगा। तो मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या मणिपुर के बारे में कुछ इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे? या मणिपुर को बचाने या जलाने, जो जल रहा है उसको बुझाने जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग मणिपुर पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, अभी हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। धीरज भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? धीरज जी, धीरज जी, धीरज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
मौलाना फोन ठीक है नीरज भाई, चीन और बांग्लादेश का संबंध अच्छे न बन पाए, क्योंकि देखिए चीन के पाकिस्तान से अच्छे संबंध हुए, उसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर भारत पर आया। चीन के बांग्लादेश से अच्छे संबंध न बन पाए, इसके लिए भारत को क्या कूटनीति अपनानी चाहिए नीरज भाई? जी देखिए, विगत 11 सालों में आलोक भाई देखा जा रहा है तो भारत की जो पड़ोसी देशों के साथ में जो कूटनीति रही है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आलोचना करना भी कहीं से गलत नहीं होता है, जायज होता है। विगत 11 सालों में अपने पड़ोसी देशों के साथ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो सरकार है, इसकी गलत तरह के चीजें लेकर आना पड़ा है, जो कि पाकिस्तान और चाइना जो एक साथ मिलकर, तो चाइना तो जाहिर सी बात है कि उसको एक गुलाम राष्ट्र चाहिए। पाकिस्तान भूखमरी से मर रहा था, उसको चाइना पर अतिक्रमण किया, बलूच में एयरपोर्ट बनाया, तमाम काम किया। लेकिन वही बांग्लादेश हमेशा मित्र राष्ट्र रहा है, भारत का मित्र राष्ट्र रहा है, और मित्र राष्ट्र को किन चीजों की आवश्यकताएं पड़ती हैं, उन चीजों में भारत को कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक बेहतर प्रयास करके बांग्लादेश में आज भी शांति स्थापना की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब से शेख हसीना ने पलायन किया है, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि भारत की सरकार वहां पर शांति कायम करने की बजाय यह खेल रही है हिंदू और मुसलमान। अरे अपने देश के हिंदू तो संभल नहीं रहे हैं, लेकिन अब वहां पाकिस्तान के हिंदू और बांग्लादेश के हिंदू की बात करेंगे। एक चीज बताना चाहूंगा, आपने देखा तो सीएए आया था, जहां तक हमें जानकारी और आपको भी, साल भर से ऊपर सीएए आए हुए, लेकिन अब तक 3000 से ऊपर फार्म भी सबमिट नहीं हुए सीएए को लेकर। लेकिन बिना जानकारी के अगर हम बहस कर देंगे तो गलत चीजें हैं। भारत की सरकार को दृढ़ता के साथ बांग्लादेश के साथ कैसे अमन चैन स्थापित हमारे मुल्क का हो सके, इस पर बात करना चाहिए। हिंदू और मुसलमान तो भाई जहां पर जो है होता ही रहेगा, वो शेख हसीना के भी समय में हुआ और इस समय भी हो रहा है। यह भारत की कूटनीतिक व्यवस्था जो रणनीतिकार है वो स्पष्ट करे ना, कैसे करेंगे। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। नीरज जी आपका बहुत शुक्रिया करूंगा, सैयद इकबाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, धीरज जी और चंद्रभूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। फिलहाल भारत सरकार ने पाकिस्तान के बातचीत के प्रस्ताव को रीसाइकल रेटोरिक कहते हुए खारिज कर दिया है, क्योंकि इतिहास बार बार यही दिखाता है कि जब जब पाकिस्तान की ओर से शांति की पेशकश आई है, उसके पीछे से किसी आतंकी हमले की गूंज भी जरूर सुनाई दी है। मुद्दे की बात में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।